Hello everyone, welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So today, students, we are going to learn the remaining part of the our lesson, that is the three questions, which is from the second unit, that is 2.2, the three questions. Okay, so actually yesterday we spoke about the three questions asked by the king to the hermit, and actually hermit did not answer. But at the end, when actually king was tired, and actually he said that I came to you, wise one, for an answer to my questions. So if you can give me none, please say so, and I will go home. So actually, if he is not able to give the answers of those all the questions, so the king can go home back. तो तभी कुछ तो भी होता है वहाँ पे, एक बात होती है, and actually the as we see here on the page number 53, you can open please your textbook and see on the page number 53 if the screen is not clear. Okay, so the king says, कुछ तो भी होता है तभी जब किंग कहता है कि मैं घर जाता हूँ अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते तो. सो तभी जो हर्मिट है वो कहता है, हियर कम समवन रनिंग एंड सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज़. तो कोई तो भी उधर से भागते हुए आता है, तो वो कहता है कि एक्चुअली कोई तो भी भागते हुए इधर आ रहा है, लेट्स सी हु इट इज़, कौन है वो हम देखेंगे एक बार. ओके, तो लास्ट ये जो दो लाइन्स है इस पेज पे वे लास्ट जो दो लाइन्स है 53 पेज नंबर पे, वो हम देखेंगे जो एक नेक्स्ट पैराग्राफ है. ओके, the king turned round and saw a bearded man coming running out of the forest. So at the same time the king turned around. तो तभी उनने राजा ने मुड़ के देखा और saw a bearded man. तभी उन्होंने क्या देखा? A bearded man come running आउट ऑफ द फॉरेस्ट. एक बियर्डेड मैन, जो एक दाढ़ी वाला एक व्यक्ति होता है, वो फॉरेस्ट से, जंगल से भागते हुए इधर आता है. सो एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकल सेंटेंस है, देखिए ये जब व्हेन टू सेंटेंसेस आर कंबाइंड विद द कोऑर्डिनेट कंजक्शन दैट इज एंड, तो ये दोनों जो है ये एक मेन क्लॉजेस है, और मेन क्लॉजेस जब भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ जाते हैं, सो दैट्स कॉल्ड एज अ कंपाउंड सेंटेंस. तो कभी आपको एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेक अ सिंपल सेंटेंस ऑफ इट. इसी सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस कीजिए, तो आईएनजी फॉर्म का एक फॉर्मूला यहाँ पे है, टर्निंग राउंड कॉमा द किंग सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट. ये इसका आंसर होगा. मगर हम जो क्वेश्चन से जो भी ग्रामेटिकल सेंटेंसेस है, इसके बाद में जो लेक्चर लेंगे उसी में इस पूरे लेसन में जितने भी ग्रामेटिकल सेंटेंस है वो हम देखेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. द मैन हेल्ड हिज हैंड्स, द मैन हेल्ड हिज हैंड्स, एंड लेट्स सी द 54 पेज नंबर. द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक and blood was flowing from under them. When he reached the king, he fainted and fell to the ground, moaning feebly. So feebly we can see तो जो व्यक्ति आ रहा था उसने उसके जो हाथ है स्टमक पे बहुत जोर से पकड़े हुए थे, एंड द ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उन्हीं हाथों के नीचे से ब्लड बाहर बह रहा था. सो वेन ही रीच द किंग, जब वो राजे के पास पहुंचा, सो ही फेंटेड. यहाँ पे फेंटेड का मतलब क्या होता है? सो फेंटेड मीन्स का मतलब होता है यहाँ पे बिकेम अनकॉन्शियस. आप उसे क्या कह सकते हैं? लिख लीजिए, बिकेम अनकॉन्शियस. फेंटेड मीन्स बिकेम अनकॉन्शियस, मीन्स बेहोश होना. सो वो व्यक्ति बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और नीचे गिर गया, एंड मॉर्निंग फेबली. सो एक्चुअली मॉर्निंग का मतलब होता है मेकिंग अ लॉन्ग लो साउंड एक्सप्रेसिंग फिजिकल और मेंटल सफरिंग. तो उसे आप क्राइंग कह सकते हैं, कराना कह सकते हैं, हिंदी में आप कराना कहते हैं उसे. तो कराते हुए वो नीचे गिर गया. तो एक्चुअली यहाँ पे फीबली का मतलब होता है निर्बलता से, जिसमें कोई भी स्ट्रेंथ और फोर्स नहीं हो सकता. सो एक्चुअली वी कैन से इन अ वे दैट लैक्स स्ट्रेंथ और फोर्स, उसे आप निर्बलता से वो नीचे गिरता है कराते हुए गिर गया है वहाँ पे.
सो द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैंस क्लोथिंग। तभी क्या होता है, द किंग जो होते हैं और हर्मिट वहाँ पे जो साधु होता है, अनफास्टेंड का मतलब यहाँ पे होता है टेकिंग ऑफ, रिमूव्ड। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो आप लिख लीजिए यहाँ पे। सो उससे कह सकते हैं कि अनफास्टेंड का मतलब है टेकिंग ऑफ और रिमूव्ड द मैंस क्लोथिंग। जो भी उनके उसके कपड़े थे उन्होंने निकाल लिए, क्योंकि देखना था कि एक जो ब्लड नीचे बह रहा था वो कहाँ से बह रहा है। देर वॉज अ लार्ज वुंड इन हीज स्टमक। उसी व्यक्ति के स्टमक में बहुत बड़ी वुंड, एक जख्म हुई थी। द किंग वॉश्ड इट as well as he could and bandaged it with his handkerchief and a towel the hermit had. So actually we can see a किंग ने वो जो जख्म थी वो धो के ली, उनको उसी जख्म पे उन्होंने बैंडेज किया विथ हिज हैंडकरचीफ, उसके पास जो भी हैंडकरचीफ है वो, और अ टॉवल ऑफ द हर्मिट हैड, जो भी हर्मिट के पास एक टॉवल था उसके इससे उन्होंने वो बांध दिया था, उसे एक बैंडेज कर दी थी। सो बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड री बैंडेज द वुंड। मगर जो ब्लड था वो स्टॉप नहीं हो रहा था, वो इट वॉज जस्ट फ्लोइंग कंटिन्यूसली। So actually what did the king do at that time? The king again and again removed the bandage soaked with warm blood. So जो भी एक गर्म खून का जो एक पूरा गीला हुआ कपड़ा होता है, वो बैंडेज होता है, वो निकाल रहे थे, वो धो रहे थे, एंड रीबैंडेज द वुंड, और फिर से उस वुंड को बांध रहे थे। सो व्हेन एट लास्ट द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग, जब वो ब्लड आना बंद हो गया था, फ्लो होना बंद हो गया था, द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तभी वो व्यक्ति रिवाइव्ड यहाँ पे जो एक वर्ड देखिए रिवाइव्ड का मतलब है वॉज रिस्टोर्ड टू कॉन्शियस और स्ट्रेंथ। सो एक्चुअली वी कैन कॉल एज अ कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस में आ गया था, कॉन्शियस हो गया था, तो एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और तभी उसने कुछ भी पीने के लिए मांगा। ओके तो देखिए आगे बढ़ते हैं। द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, और तभी राजा ने जाते हुए वो फिर से उसने क्या किया, पानी लाया और उसे पीने को दे दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इन व्हाट स्टेट वॉज द बियर्डेड मैन व्हेन ही अराइव्ड, जब वो व्यक्ति जो भी वो दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो जब वहाँ पे आया था तो उसकी हालत क्या थी, सिचुएशन क्या थी। सो एज वी कैन सी दैट द पर्सन हैड प्रेस्ड हिज हैंड्स अगेंस्ट हिज स्टमक and the blood was flowing from under them. So when he reached to the king, he fainted and fell to the ground, mourning feebly. So we can see a very bad condition was there of this person, but actually the blood was not actually it would not stop to flow. Okay, वो ठहर नहीं रहता, ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा था। सो एक्चुअली ऐसे सिचुएशन में वो व्यक्ति वहाँ पे आया था। ये एक इसका आंसर हो सकता है, 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ। मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल, तभी क्या हुआ था, एक संध्या हो गई थी और पूरा वातावरण जो है तो वो ठंडा हो गया था। सो द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हर्ट, तब अब राजा तो घर नहीं जा सकता था, मगर एक्चुअली हर्मिट की मदद से उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति जो जख्मी व्यक्ति था उसे हर्ट में, झोपड़ी में लेके गए। द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आइज क्लोज, तभी वो व्यक्ति आंखें बंद करके वहाँ पे लेट गया था। बाय नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड आफ्टर हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। सो राजा ने जो भी दिन भर में काम किया था, एक्चुअली डिगिंग बेड्स फॉर द हर्मिट, एंड एक्चुअली जो भी उसने उस व्यक्ति को बचाने का काम किया था, बहुत बड़ा काम किया था। सो एक्चुअली ही वाज टायर्ड, वो थक गए थे, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ एंड आल्सो फेल asleep, खुद भी वो लेट गए थे और पूरी तरह से वो नींद उनको अच्छी तरह से आ गई थी। When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. तभी वो जब सवेरे उठे, it took him some time to remember, थोड़ा टाइम लगा कि किस लिए,
कि जो भी सामने व्यक्ति था एक स्ट्रेंज व्यक्ति था, अननोन व्यक्ति था, बियर्डेड मैन था, वो कौन है और वो राजा की तरफ क्यों एक तरह से देख रहा है। गेजिंग इंटेंटली, यहाँ पे गेजिंग का मतलब है देखते रहना और इंटेंटली का मतलब है वेरी ईगरली और अटेंटिवली, बहुत ही ध्यान पूर्वक उनकी तरफ देख रहा था वो। तो वो व्यक्ति कौन है वो जानने के लिए और पहचानने के लिए थोड़ा सा उनको वक्त लगा। तो जो व्यक्ति था बियर्डेड मैन, वो देखिए क्या कहता है यहाँ पे, देखिए, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। तभी जो दाढ़ी वाला व्यक्ति वो कहता है फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा उसने कहा था। बहुत ही वीक वॉइस था उसका क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। When he saw that the king was awake and was looking at him, जब उसने देखा कि राजा उठ गए और वो उसके तरफ देख रहे, तो उसने एक ही बात कही, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए। I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the king। तभी राजा का यहाँ पे रिप्लाई आता है, so I do not know you, मैं तो तुमको नहीं जानता, so I have nothing to forgive you for, और मैं तुम्हें किस बात के लिए क्षमा करूँ, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो ऐसा उस राजा ने कहा था वहाँ पे। तो ये जो सेंटेंसेस है, ये एक एक मार्क के लिए आपको ग्रामेटिकल सेंटेंस आ सकते, तो उनके भी आंसर्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई हैड द wounded मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स पार्डन। अब जो जख्मी व्यक्ति था वो राजा को क्षमा क्यों मांग रहा था, ओके, क्षमा याचना क्यों कर रहा था, वो आपको देखना है यहाँ पे। मगर उसका आंसर ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में, ओके, वो व्यक्ति क्या कहता है, देखो, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते मगर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर टू revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. देखिए वो व्यक्ति कौन था। So actually he was the enemy of the king and who had swore means शपथ लेना। So he had taken oath that he would take revenge मीन्स बदला लेना, तो मैं बदला लूँगा। क्यों, उसका रीज़न क्या था, तो इसका रीज़न था यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर। सो एक्चुअली उसका जो भाई था उसे मार दिया था और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी उन्होंने ले ली थी। सीज मीन्स छीन लेना, ओके, तो ले ली थी। एंड वो व्यक्ति जानता था कि एक्चुअली दैट द किंग हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट। वो हर्मिट के पास अकेला वहाँ पे गया था, ओके, राजा वहाँ पे अकेला गया था, उसे वो पता था। एंड ही रिजॉल्व टू किल द किंग ऑन हीज वे बैक, और उसे रास्ते में ही आते वक्त उसे वो मार देना चाहता था। बट देखिए यहाँ पे, बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। तो तभी पूरा दिन वो बेड खोदते हुए चला गया, राजा को आंसर्स नहीं मिले थे, मगर अब पूरा दिन जाने की वजह से राजा वहाँ से निकला नहीं है वापस। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बुश टू फाइंड यू। तभी यहाँ पे एम्बुश का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ हाइडिंग बिफोर अटैक। किसी पे भी अटैक करने के लिए जो एक जगह होती है जहाँ पे हम छुप जाते हैं उसे हम एम्बुश कहते हैं। सो वी कैन सी उस जगह से वो बाहर आ गया था। यूर बॉडीगार्ड्स रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी। तो एक्चुअली जो राजा के बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने उससे पहचान लिया था वो कौन है, और उन्होंने उसे जख्मी कर दिया था। सो आई एस्केप फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। तो तभी अगर आपने मेरी वुंड पे ड्रेसिंग नहीं की होती, बैंडेज नहीं लगाया होता, वहाँ से तो मैं छुटकारा मैंने पा लिया था, मगर एक्चुअली मैं मर जाता था क्योंकि एक्चुअली मेरे स्टमक से ब्लड फ्लो हो रहा था। अगर आप ये काम नहीं करते तो वो मर जाता था। सो डेफिनेटली ही वुड बी डेड एट दैट टाइम, बट आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ। वो व्यक्ति
एक ही रीज़न से यहाँ पे आया था कि राजा से बदला लेना है, राजा को मारना है। मगर जब उस पे बहुत ही बुरा वक्त आता है तो राजा ही उसे बचाता है। सो एक्चुअली he had repentance in his mind. Actually he had come to kill the king, but the king saved his life. मगर राजा ही उसे बचाता है। तो एक्चुअली जो व्यक्ति उसे बचाता है उसी से ही वो बदला लेना चाहता था, इसीलिए उस व्यक्ति ने क्षमा याचना की थी। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, ऐसा उसने क्या कहा था। तो यहाँ पे उसका आंसर है उस क्वेश्चन का। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखिए। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ। और तभी वो व्यक्ति बदला ही नहीं छोड़ता। तो देखिए, अगर मैं जिंदा रहूं तो मेरी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूं जिंदगी भर, ऐसा वो व्यक्ति कहता है। सो एक्चुअली वो तो बदला भूल गया था, यहाँ पे बदला लेना तो वो बात दूर की थी, मगर वो राजा की सेवा करना चाहता था पूरी ज़िंदगी। ओके, तो देखिए, एक जो एनिमी था, शत्रु था, वो अब फ्रेंड बन गया था राजा का। तो कितनी अच्छी बात थी। जो भी सब प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहे थे यहाँ पे। मगर वो आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे जो स्टोरी देख रहे हैं, हमें वो 3 आंसर चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू एनीथिंग, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। ये जो 3 चीज़ें हमें पता करनी है, 3 आंसर चाहिए। वो 3 आंसर छोड़ के बीच में एक दूसरी स्टोरी यहाँ पे ऐड की हुई है। ओके, तो देखिए आगे लास्ट जो पैराग्राफ है इस पेज नंबर पे 54 पेज नंबर पे। सो द किंग वॉज वेरी ग्लैड to have made peace with an enemy so easily, to have gained him for a friend। देखिए, बहुत ही शांतता पूर्वक राजा ने ये काम किया था। एक उसके वो बहुत ही आनंद में थे राजा, क्योंकि एक तो पहली बात जो एनिमी था उससे शांतता पूर्ण ऐसा एक संबंध जुड़ गया था, और उसका जो फ्रेंडशिप का नाता उस उनसे जुड़ गया था। सो ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज मैन एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम। फिर राजा ने सिर्फ उसे बचाया नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली, और ही वुड सेंड हिज मैन, खुद के जो व्यक्ति है उसके साथ भेजेंगे, और उनके जो फिजिशियंस है, जो भी डॉक्टर्स हैं उनके, वो भी उसे अटेंड करेंगे आके और उसे बचाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। सो द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम, और राजा ने उससे वो निकल गए थे वहाँ से, एंड वेंट आउट ऑफ द हर्ट टू लुक फॉर द हर्मिट, और तभी एक लास्ट बार हर्मिट से मिलने गए थे। सो बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड। जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, एक लास्ट बार वो हर्मिट को पूछने वाले थे कि उनके आंसर्स कौन से, जो भी 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे उनका आंसर होने चाहिए था। ओके, तो एक लास्ट बार उनके पास गए थे, हर्मिट के पास। मगर यहाँ पे एक देखिए क्वेश्चन है साइड में, इसका आंसर क्या है। व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द किंग स्टैंड आउट एज ही फॉरगिव हिज एनिमी। तो देखिए, पहली तो एक बात है फॉरगिवनेस, एक उनमें है, एक क्षमा करने की एक गुण उनमें है, हमने देखा है। ह्यूमैनिटी है, मानवता है। और फिर से एक्चुअली वी कैन से द किंग बिलीव्स इन पीस एंड फॉरगिवनेस, एक शांतता और क्षमा करने के गुण पे वो अड़े रहते हैं। एक्चुअली उनमें वो गुण है। एंड एक्चुअली ही शोज मर्सी, ओके, ऑन द पीपल, एक दया वो दिखाते हैं लोगों पे। तो ऐसा एक गुण है। कंपैशनेट है, काइंड है, जनरस है, हेल्पफुल है, ऐसे बहुत सारी उनमें क्वालिटीज़ यहाँ पे देखी गई है। ओके, चलिए अगली इसकी तरफ, लास्ट का पेज है इस लेसन का। सो जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर होने चाहिए था, और लास्ट बार वो हर्मिट को पूछने वाले थे। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट ही हैड डग द डे बिफोर। अब हर्मिट क्या कर रहा था, तो बाहर जो भी बेड्स तैयार हो गए थे कल उन्होंने जो खोदे थे, तो वहाँ पे जो बीज वो बो रहे थे। तो देखिए, द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, तभी राजा वहाँ पे आया और उन्होंने उनसे कहा,
फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। ओके, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपको एक लास्ट बार एक विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जो क्वेश्चंस है, मैंने जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर मुझे बताए। तब देखिए रिप्लाई क्या आता है हरमिट से। यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. तो तभी देखिए हर्मिट जो एक बीज बो रहा था, तो एक्चुअली क्राउचिंग मीन्स बेंडिंग, जो बेंड होके बीज बो रहे थे। ओके, उनके लेग पे ही वो बैठे हुए थे और ऊपर देखते हुए उन्होंने राजा से कहा, जो खड़े हुए थे राजा, उनको ऊपर देखते हुए कहा, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, मैंने तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर्स पहले ही दे दिए हैं। तो कब दिए वो तो पता नहीं है, मगर एक्चुअली एज वी सी ही गेव हिम आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम थिंग्स और द इंसिडेंट्स हैपन देयर। सो राजा कहता है, व्हाट डू यू मीन आज द किंग। राजा ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं। तो एक लास्ट का पैराग्राफ देखिए, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, if you would not pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man. देखिए, आपको पता नहीं चला कि मैंने कौन से आंसर दिए। अगर कल तुम मुझ पे दया नहीं करते, मेरे वीकनेस पे दया नहीं करते और मेरे लिए बेड्स नहीं खोदते, सो यू वुड हैव गॉन बैक, तुम वापस जाते थे और इस व्यक्ति के हाथ से मारे जाते थे। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेर डिगिंग द बेड्स। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था तुम्हारे लाइफ का, राइट टाइम था जब तुम मेरे लिए बेड्स खोद रहे थे। ये पहला आंसर है। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और तब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था, तो हर्मिट उसके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, ऐसा यहाँ पे कहा है हर्मिट ने। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और उनके लिए जो भी अच्छा काम वो कर रहे थे वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस उनके जीवन का था, ऐसा उन्होंने कहा है। उस वक्त का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग थी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम डिगिंग द बेड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन द हर्मिट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस दैट वाज द डूइंग गुड फॉर द हर्मिट। ये तीन चीज़ें यहाँ पे उन्होंने इस इंसिडेंट से बताए। अगर वो जाते तो वो मारे जाते, और ये तीन बातें जो उनके जीवन में अच्छी बातें घट गई है, तो ये तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई है। अब आफ्टरवर्ड्स दूसरा इंसिडेंट क्या था। आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर अटेंडिंग टू द मैन। अब दूसरा इंसिडेंट देखिए, तब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज देयर टू अटेंड दैट मैन। अब उस व्यक्ति को अटेंड करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था। जब वो अटेंड कर रहे थे वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही राइट था। फॉर इफ यू वुड नॉट बाउंड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर आप उसे उसकी वुंड पे, जख्म पे बांधते नहीं थे, बैंडेज नहीं करते थे, तो वो मर जाता। आपके जीवन में जो भी उसके जीवन में वो एक बदला लेने के लिए यहाँ पे आया था, मगर वो शांतता आज बन गई आपके जीवन में, कामनेस आया था, वो कामनेस के बिना ही वो मर जाता था। तो सबसे राइट टाइम था टू अटेंड दैट मैन। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और तब उस वक्त वो व्यक्ति आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन था। और तभी वॉट यू डीड फॉर हिम वॉज द योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और उस व्यक्ति के लिए जो भी तुमने किया वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस आपका था उस वक्त का, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए दो आंसर्स यहाँ पे दिए हैं उन्होंने। तो इसके बाद भी हमें फिर से वो तीन आंसर्स मिलेंगे यहाँ पे। ये इंसिडेंट्स के हिसाब से उन्होंने उस वक्त का व्यक्ति, उस वक्त का बिजनेस और उस कौन सी वक्त बहुत ही राइट थी ये उन्होंने बताया यहाँ पे। मगर यहाँ पे देखिए, रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ। अब उन्होंने बताया कि रिमेंबर, ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वो है नाउ। नाउ मीन्स प्रेजेंट टाइम। अब
आपका टाइम जो भी हम प्रेजेंट में है, वर्तमान में जो भी एक टाइम है हमारे पास, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और 10वीं के स्टूडेंट्स हैं तो 10वीं का जो टाइम है, जो पीरियड है, ये जो 7-8 महीने आते हैं, तो वह जो पीरियड है वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम उनके जीवन का होता है। सो देखिए आगे, ओके। सेकंड यहाँ पे देखिए दूसरा आंसर है, पहला तो हो गया है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रीजन भी पता है। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है और 2 मार्क के लिए आ सकता है कि एक्चुअली विच टाइम इज द राइट वन एंड वाई। तो देखिए द प्रेजेंट टाइम इज द इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज, क्यों, इट्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। तभी हमारे पास पावर होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, पास्ट के बारे में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते और फ्यूचर के बारे में हम बोल नहीं सकते। तो हम जो भी कर सकते हैं, जो भी चेंजेस कर सकते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं वो प्रेजेंट में पा सकते हैं। तो तभी हमारे पास पावर होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए प्रेजेंट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इन आवर लाइफ। देखिए द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन होता है, इज द वन विथ हुम यू आर। जो भी हमारे साथ व्यक्ति उस वक्त होता है, वह व्यक्ति हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे देखिए क्यों होता है, इसका भी 1-2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। फॉर यू डू नॉट नो वेदर यू विल एवर हैव डीलिंग्स विथ एनी वन एल्स। क्योंकि आपको कभी भी नहीं पता होता है कि ऐसी डीलिंग, जो बातें आप कर उस व्यक्ति से कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो वो व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जो भी आपके साथ होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू थिंग पर्सन गुड, दिस पर्सन गुड। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लाइफ में होती है कि उस व्यक्ति के लिए कुछ तो भी अच्छा करना, दिस पर्सन गुड, उसके लिए कुछ तो भी अच्छा करना। बिकॉज, और उसका रीजन बताया उन्होंने, बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वेयर यू सेंट इन टू दिस लाइफ। क्योंकि उसी पर्पज के लिए तुम्हें इस लाइफ में भेजा गया है। सो देखिए प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम इन आवर लाइफ, राइट टाइम इन आवर लाइफ। The person who is with us, that is the most important person in our life, and to do good for that person is the most important thing in our life। ये उस क्वेश्चन के 3 आंसर्स यहाँ पे बताए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे बताया है, देखो। So this way we have completed our 2.2 lesson, the 3 questions, and in the next lecture I think so we will see the grammatical sentences from this lesson. So thank you very much. Bye.